नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास 6 की बुक है एसएसटी की सामाजिक विज्ञान की। इसका हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे और चैप्टर 4 को हमने 3 पार्ट्स में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम चैप्टर 4 के जो चैप्टर 4 है ग्लोब, इसके हम करेंगे अभ्यास प्रश्न। ठीक है, अभ्यास प्रश्न करने से पहले शब्दावली देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का अर्थ होता है किसी भी पिंड द्वारा अपनी ओर खींचने की शक्ति। ये क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण। फिर है मानक समय, मानक समय किसी देश की प्रमुख देशांतर रेखा से माना गया समय क्या कहलाता है? मानक समय। फिर देखिए तिथि रेखा, 180 डिग्री देशांतर नए दिन की शुरुआत का स्थान, ये क्या कहलाती है? तिथि रेखा। आप देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न में। देखिए पहला प्रश्न है सही विकल्प को चुनिए। आपको इसमें से सही विकल्प को चुनना है। तो देखिए वह रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है कहलाती है। वह कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। फिर देखिए दूसरा है पृथ्वी पर एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? आपने जैसा कि ये चैप्टर पढ़ा था ग्लोब वाला, तो इसमें मैंने आपको बताया था। तो अधिवर्ष में कितने दिन होंगे? अधिवर्ष में होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, 366 दिन। नेक्स्ट देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क में पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास निम्न रिक्त स्थान व्यास से अधिक होता है। तो कौन से व्यास से अधिक होता है पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीय। पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास ध्रुवीय व्यास से अधिक होता है। अब देखिए ख, भारत का मानक समय रिक्त स्थान पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया गया है। तो भारत का जो मानक समय है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया गया है। ग में देखिए पृथ्वी रिक्त स्थान से प्रकाश प्राप्त करती है। तो पृथ्वी किससे प्रकाश प्राप्त करती है? सूर्य से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। फिर देखिए घ में है 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कौन सी रेखा पर गिरती है? तो ये गिरती है कर्क रेखा पर। 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर गिरती हैं। अब है प्रश्न नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का क्या महत्व है? आपको यहाँ पर बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का क्या महत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की एक रेखा एक ही होती है। जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, इसकी रेखा एक ही होती है जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। और इतने बड़े विस्तृत विश्व में यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की मान्यता को खत्म कर दिया जाए तो विश्व की तिथियों में सामंजस्य बिगड़ जाएगा। अतः विश्व स्तर पर तिथियों के सामंजस्य की दृष्टि से इस रेखा का विशेष महत्व है। किस रेखा का? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का। और इस रेखा की पूर्व व पश्चिम में जाने पर तिथि कम व ज़्यादा भी होती है। ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षांश रेखाओं व देशांतर रेखाओं में क्या अंतर है? अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर रेखाओं में क्या अंतर है? तो इसमें सबसे पहला अंतर जो है वो है समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा कौन होगी? अक्षांश रेखा। और समान देशांतरों को मिलाने वाली देशांतर रेखा। ठीक है। दूसरा अंतर है अक्षांश रेखाएं आड़ी हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। बताया था आपको कि अक्षांश रेखाएं आड़ी हैं, ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। और जबकि देशांतर रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक को मिलाती हुई उत्तर दक्षिण खींची जाती है, उत्तर से दक्षिण में खींची जाती है, इस तरीके से। तो ये तो हो गई
लंबी वाली देशांतर रेखाएं और ये जो तिरछी हैं ये हो गई अक्षांश रेखाएं। ठीक है, इसके अलावा एक और अंतर की बात करें इनमें तो अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है 180 होती है और देशांतर रेखाओं की संख्या होती है 360। और जो अक्षांश रेखाएं हैं इनसे तो हमें ताप कटिबंधों का पता चलता है। अक्षांश रेखाएं पढ़ा था ना हमने कि ये इस ताप कटिबंध में आ रहा है, ये इस ताप कटिबंध में आ रहा है, तो इस तरीके से इससे तो ताप कटिबंधों का पता चलता है। और जो देशांतर रेखाएं हैं ना इनसे हमें समय और तिथियों का निर्धारण होता है। किसके माध्यम से? देशांतर रेखाओं के माध्यम से समय और तिथि का निर्धारण होता है। तो ये इनमें मेन अंतर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की गतियां कौन कौन सी हैं, समझाइए। तो देखिए इसका आंसर है पृथ्वी की गतियां। तो देखिए पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां हैं, कौन कौन सी? दैनिक या घूर्णन गति, दूसरा है वार्षिक या परिक्रमण गति। ठीक है, और घूर्णन गति क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जैसे लट्टू अपने अक्ष पर घूमता है ठीक वैसे ही पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर यानी कि घूर्णन को पूरा करती है। इसीलिए एक दिन में 24 घंटे का होता है, जो पूरा एक दिन होता है वो 24 घंटे का होता है, जिसे सौर दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें परिक्रमण गति की तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। जिस पथ या रास्ते पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उसी पथ को कक्ष कहा जाता है। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को, जो पृथ्वी है ना एक निश्चित अक्ष पर घूमती है सूर्य के चारों ओर, तो इसको क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पृथ्वी की गति को क्या कहेंगे? परिक्रमण। ठीक है, और पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में एक परिक्रमा पूरी करती है। इसी कारण क्या होता है? एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है स्थानीय समय एवं प्रमाणिक समय में क्या अंतर है। आपको बताना है कि स्थानीय समय एवं प्रमाणिक समय में क्या अंतर है। इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए स्थानीय समय किसी स्थान का सूर्य की स्थिति से ज्ञात किया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। किसी स्थान का सूर्य की स्थिति से ज्ञात किया गया समय क्या कहलाता है? उस स्थान का स्थानीय समय होता है ना। एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का समय एक जैसा तथा पूर्व पश्चिम में हर देशांतर पर स्थानीय समय अलग होता है। किसी देश के कई स्थानीय समय हो सकते हैं। अब बात करते हैं प्रमाणिक समय की। प्रमाणिक समय किसे कहते हैं? तो प्रत्येक देश ने, यहाँ पर देखिए, प्रत्येक देश ने अपना प्रमाणिक समय निर्धारित किया है जो उस देश के मध्य भाग से गुजरने वाली देशांतर रेखा से निश्चित किया गया है, और इस रेखा पर होने वाले समय का उस देश को प्रमाणिक समय या मानक समय कहते हैं। इस रेखा पर होने वाले समय को उस देश का प्रमाणिक समय या मानक समय कहते हैं। यदि किसी देश का पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है तो वहाँ एक से अधिक प्रमाणिक समय हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी पर दिन रात कैसे बनते हैं, चित्र बनाकर समझाइए। पृथ्वी पर दिन रात कैसे बनते हैं? तो इसका आंसर देखिए, हमारी पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही यहाँ पर दिन और रात की प्रक्रिया चलती है। हमारी पृथ्वी जो घूर्णन करती है इस कारण से यहाँ पर दिन रात की प्रक्रिया चलती है। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु इसी दैनिक क्रम के साथ चलते हैं। पेड़ पौधे दिन में सौर ऊर्जा को एकत्र करके रात में उसका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार कुछ पशुओं की क्रियाशीलता दिन में होती है और तो कुछ की रात में होती है। दिन रात का यही चक्र पृथ्वी की दैनिक तापीय चक्र को भी गतिशील बनाए रखता है। और जो हमारी पृथ्वी है ये सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोल है,
इसी कारण एक समय में इसके सिर्फ आधे भाग पर ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है और सूर्य की तरफ वाले भाग में दिन होता है, लेकिन जो दूसरा भाग जो सूर्य के विपरीत होता है वहाँ पर रात होती है। ये आप डायग्राम इसमें बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ऋतुओं का बदलना पृथ्वी की किस गति से संबंधित है और क्यों? ऋतुओं का बदलना पृथ्वी की किस गति से संबंधित है और क्यों? इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है, ये देखिए ऋतुएं, ऋतुओं का बदलना पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण गति का परिणाम है। जो ऋतुएं बदलती हैं ना, वो पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण गति का परिणाम है। और पृथ्वी 365 दिन और पृथ्वी जो है 365 दिन और 6 घंटे में एक परिक्रमा पूरी करती है। कितने दिन में? 365 दिन में और 6 घंटे में। 365 दिन और 6 घंटे में एक परिक्रमा को पूरी करती है। और इसके अलावा पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ये भी आपको याद रखना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है और इस झुकी हुई स्थिति में ही वह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में परिक्रमा करती है। इसके अलावा देखिए, पृथ्वी पर एक वर्ष में मार्च माह से सितंबर माह के बीच सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र अर्थात विषुवत रेखा और कर्क रेखा के मध्य गिरती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, जो 21 मार्च है, 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत पर व्रत पर होती हैं और इस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, जिसे उत्तरी विषुव या बसंत विषुव कहते हैं। फिर 21 मार्च के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे कर्क रेखा की तरफ बढ़ती हैं और 21 जून को सीधी किरणें कर्क रेखा पर गिरती हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है तथा इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। इसके बाद देखिए 21 जून के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे कर्क रेखा से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती हैं और 23 सितंबर को सीधी किरणें फिर से विषुवत रेखा पर गिरती हैं। इस दिन पुनः पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। फिर 23 सितंबर के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे मकर रेखा की तरफ बढ़ती हैं तथा 22 दिसंबर को सीधी किरणें मकर रेखा पर गिरती हैं। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन एवं उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। इसे दक्षिणी ऐनांत कहा जाता है। फिर इसके बाद देखिए 22 दिसंबर के बाद सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती हैं और 21 मार्च को सीधी किरणें पुनः विषुवत रेखा पर गिरती हैं। इस दिन पुनः पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं और पृथ्वी विभिन्न ऋतुओं से गुजरते हुए अपने कक्ष में यह परिक्रमण एक वर्ष में पूरा करती है। तो ऋतुओं का बदलना पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण गति का परिणाम होता है। और ये हमने कर लिए कंप्लीट इसके क्वेश्चन आंसर। अभ्यास प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं इस चैप्टर के, चैप्टर 4 ग्लोब के। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5 मानचित्र। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।